तो स्वागत है मेरे सभी प्यारे बच्चों का तुम्हारे अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। बेटा आज हम ऑनलाइन नहीं आ पाए लाइव क्लास लेकर के। इसका कुछ कारण था क्योंकि कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश वाले सर बहुत लंबा क्लास आज ले लिए, जिस कारण से हमको मौका नहीं मिला आने का। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग रिकॉर्डेड ही हम लोग देख लेंगे, है ना। और दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। दिक्कत होगा तो वीडियो में कमेंट कर देना। कल मौका है हम लोग को, कल शाम में हम लोग लाइव आकर के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो आज हम लोग जो है वो 2 साल का PYQ करेंगे और कल फिर हम लोग 2 साल का PYQ करेंगे। ये 4 साल का PYQ करके भी चले जाना, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लायक है और वो आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बहुत सारा रिपीटेड होता है और बाकी तो वीडियोस में हम तुम्हारा चैप्टर वाइज सारा करा ही चुके हैं और जो हम लोग कर चुके हैं ना, उसका क्वेश्चन इसमें हलवा लगेगा। हलवा मतलब क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स समय के कारण हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर PYQ में जो आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो सब भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा, हम प्रोसेस भी डिस्कस कर लेंगे और जहाँ पे दिक्कत होगा थोड़ा कमेंट कर देना, उसमें हम कोशिश करेंगे कल ही उसको सॉल्व कर देने का। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023, है ना, 2023 का क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग 23-24 पहले कर लेंगे, उसके बाद 22 और 25 को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 2023 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर का SI मात्रक क्या है। एक बच्चा भी बता देगा क्या है। केल्विन बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल कह रहा है क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इट्स एलिमेंट एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। याद करो, हम लोग ये क्वेश्चंस भी पीछे बना चुके हैं, याद होगा। और चलो याद नहीं होगा तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस याद है, कैसे बनाते थे। देखो प्रोसेस वाइज सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या बताया, देखो एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कितना है ये, 38.71%। तो क्या बोले थे, टोटल मास को 100 लेना, टोटल मास को 100 लेना। तो टोटल अगर 100 लेते हैं तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 38.71 ग्राम ये हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 9.67 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। बचा हुआ जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो बचा हुआ कितना है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कितना हो गया टोटल, इधर हो गया 38.71, है ना, प्लस 9.67, ठीक है, 9.6, अरे कट क्यों गया, वेट, 38.71 प्लस 9.67, इसको जोड़ने पे आता है 48.38। अगर इसमें से 100 में से घटा देते हैं इसको तो बच जाता है हमारा 51.62 ग्राम, जो कि ऑक्सीजन होगा। सबसे पहले ये करना। इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद मोलर मास लिखते हैं इसका। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, भूलेगा नहीं, याद होगा ही। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग मोल निकालेंगे, ठीक है। मोल निकाल लेते हैं, है ना। देखो मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे परमाणु भार, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 38.71/12, या आ गया 9.67/1, या आ गया कितना 51.62/16। सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। देख लेते हैं क्या आ रहा है, प्रोसेस यही रखना है ना। 38.71 डिवाइडेड बाय 12, इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.22, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9.67 ही आएगा और 51.62 को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 16 से तो ये आता है 3.22, ठीक। अब उसके बाद क्या करते थे, याद है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, सिंपल रेशियो लेते हैं। रेशियो कैसे लेंगे, तो देखो रेशियो के बारे में डिस्कस किए थे, कौन सा रेशियो को लेना पड़ता है हम लोग को, इसमें से, है ना, इसमें से सबसे छोटा जो है, तो छोटा कौन है, ये भी है और ये भी, दोनों सेम है। तो जो छोटा है उससे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 9 पॉइंट, जैसे सॉरी 9 नहीं है यहाँ पे है 3.21, इसको डिवाइड कर देंगे कितना, 3.21 से, 21 नहीं 22 है ना, 22 कितना आ गया 1। फिर यहाँ पे देखो 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, ठीक है, कितना आएगा, लगभग 3 आना चाहिए हमको लगता है। देख लेते हैं, 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22,
हाँ 3.00, हम लोग 3 ले लेंगे उसको, और फिर इसको भी वही है 3.22 को डिवाइड करते हैं 3.22 से, तो ये भी 1 आता है। तो देखो बेटा रेशियो कितना आ गया यहाँ पे हम लोग का, रेशियो आ गया 1:3:1, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, इन आया CH3O। तो हम लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो CH3O, CH3O देख लो ऑप्शन नंबर कितना पे है, 3 नंबर पे है। बन गया क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा बनाने में, है ना, बना लोगे पर छोड़ना नहीं, समय वहां मिलेगा तुमको, एनफ टाइम मिलेगा इतना सॉल्व करने का, तो आराम से कर लोगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, 3D तो D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को पता है S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, तो कितना आंसर हो जाएगा 10, हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रिंट सही से नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं हिंदी में दिख जाएगा। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में, है ना, निम्न में क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या कितना है 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा ये बता रहा है, पूछा गया है ना। तो देखो क्रोमियम का कितना होता है 24, पता है ना, एक्सेप्शनल केस 2 में है, क्रोमियम और कॉपर में, तो क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन ये 2 से पूछ भी दिया जाता है एग्जाम में। तो इसमें होता क्या है, हम लोग को पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ के पहले कौन होता है 4s2, जो बचा हुआ है वो 3d में, तो बचा हुआ यहाँ पे मिलेगा तुमको 4, तो 4 यहाँ, बट होता क्या है ना कि 4 होता नहीं है यहाँ पे, 4 होने पे क्या होता है, हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ 5 हो जाता है और यहाँ हो जाता है 1। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को ध्यान रखना होगा 3D में 5 होगा और 4s में 1 होगा। बाकी इधर जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन एकदम पूरा का पूरा नोबल गैस किसका हो जाएगा, आर्गन का हो जाएगा। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3D 5 और 4s 1, यही होता है क्रोमियम का। तो चेक कर लेते कौन सा है, देख लो, आर्गन 4s 1 3D 5, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 18, देखो ये नियॉन दे दिया ना, खैर वो तो होगा ही नहीं, है ना। तो 18 और यहाँ पे हो गया 4 और 5 और 1 6, 18 और 6 कितना हो गया 24, डन, ओके। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहले हिंदी में इंग्लिश में देख लो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है ना, वेवलेंथ, ठीक। एक टेनिस बॉल है जिसका भार कितना है 60 ग्राम है, जिसका भार है 60 ग्राम और जिसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा ये सवाल है, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, हिंदी में सब क्वेश्चन देखना है, देख लो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 60 ग्राम भार वाली एक टेनिस गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, ठीक है, इसका द डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा। देखो सबसे पहले फॉर्मूला, डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया फॉर्मूला क्या है तरंग दैर्ध्य निकालने का, वो है लैम्डा बराबर h/mv, भूलना नहीं, इसको याद रख लेना फॉर्मूला, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इसी से आएगा, इस टॉपिक से अगर आएगा ना इसी से क्वेश्चन आता है। तो लैम्डा बराबर h/mv, तो लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका मान यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 6.63 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 लिख लेते हैं, 6.63 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, ठीक। उसके बाद m क्या हो गया भार, v क्या हो गया वेलोसिटी, तो भार कितना दिया हुआ है, देखो भार दिया हुआ है 60 ग्राम, तो मास दिया हुआ है यहाँ पे कितना 60 ग्राम, तो बस एक काम क्या करना है, इसको केजी में चेंज कर लेना है, तो 60/1000 0.06 kg, 0.06 kg, और v कितना दिया है, तो v दे दिया है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, बस, ठीक। अब सवाल को सिर्फ सॉल्व करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार। तो देखो क्या आ रहा है, ये पॉइंट को हटाते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1 1, इसके बाद कितना आता है देख लेते हैं एक बार,
663 डिवाइडेड बाय 6, ये करने पे आ रहा है 110.5 इंटू 10 पे पावर, इसको ऊपर लेके चल जाओ तो -34 के बाद -35 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना होगा इसका वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू पूछा जा रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली पूछा जा रहा है। चलो अप्रॉक्स में ही हम लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है अप्रॉक्स में। चलो जो भी है, तो हम लोग देखो क्या 10 पे पावर में खाली आंसर दिया हुआ है, तो क्या करोगे देखो 10 पे पावर है ना, इसको उठा के यहाँ ले आओ तो 1.105 कर देते हैं इंटू, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा देखो, 2 अंक इधर पॉइंट लेकर आ गए हैं, तो 35 में से 2 घटा दो तो पहले कितना हो गया 34 और फिर 33 -33, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना अप्रॉक्सीमेट में 1 इंटू इतना, 1 इंटू 10 पे पावर -33, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 10 पे पावर -33, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझे? तो 1.1 को 1 मान लिया गया है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसलिए लगा दिया गया है ना, लगभग में आंसर पूछ दिया है, तो लगभग में आंसर तुम्हारा वही हो गया है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग में है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो अगला कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। ठीक है, चौथा पीरियड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है ये पूछा जा रहा है। चौथा पीरियड में टोटल कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना होता है चौथे पीरियड में, मालूम है ना, पता ही होगा, 18 दिखाना होगा, रुको दिखाते हैं। देखो चौथा पीरियड निकालते हैं यहाँ से, आई थिंक इमेज, ओके, प्री इंस्टॉल्ड में पीरियडिक टेबल निकल जाओ, ये रहा पीरियडिक टेबल है ना। देखो ये ध्यान से देखो, ये हम लोग का पीरियडिक टेबल है, तो कितना है देखो, चौथा 1 2 3 4, चौथा ये वाला है ना, तो ये वाला है, इसके बारे में पूछा गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, भूलना नहीं 18 है ना, तो 18 एलिमेंट्स है टोटल, तो आंसर क्या देंगे हम लोग 18। डन, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ NO, और किस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में है, N3 - O2 - F - Na प्लस फॉलोज द ऑर्डर। हम लोग बना चुके हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। देखो कैसे बनाएंगे, अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या क्या है इसको देखो, N3 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका होता है 7 और 3 नेगेटिव है, तो 7 और 3 10 हो गया। इसका होता है 8 और 2 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 11 में 1 छोड़ दिया 10 हो गया, इसका भी 10 इसका भी 10। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है, 2 8 2 8 2 8 2 8, सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है ना, क्योंकि सब में 2 ऑर्बिट है, साफ साफ नजर आ रहा है, सब में 2 ऑर्बिट है। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सब में क्या है 2 है। अब याद करो क्या बताए थे तुम्हारा कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को, कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहा तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोडियम का, इसका 11 है, इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 7 है, तो सबसे छोटा कौन होगा, सोडियम, और सबसे बड़ा कौन होगा, नाइट्रोजन। यानी ऑर्डर जो है सबसे बड़ा ये, फिर ये, सॉरी सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा नाइट्रोजन देखो ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया आंसर। चलो बढ़े आगे, यस सर बढ़िए, गुड, चलो ऐसे जवाब देते रहोगे ना तब ना बढ़ेंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव। देखो अल्कली धातु जो होता है, अल्कली धातु किसको कहते हैं, वर्ग 1 का तत्व, वर्ग 1। ठीक, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब है ना, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सब, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो वर्ग 1 का तत्व जो होता है ना, उसके पास क्षमता होता है 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने का, और आराम से वो छोड़ देता है और छोड़ के स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए छोड़ पाता है क्योंकि उसका आयनन ऊर्जा का मान जो है ना, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बहुत लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है, क्योंकि वो सभी धातु है। तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्षमता होता है ना, होता है, मालूम है ये हम लोग को। तो इसलिए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
देखो ऑप्शन क्या दिया, पहले उसको देखते हैं। स्मॉलेस्ट रेडियस, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और वो भी कैसा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट अगर होगा तो छोड़ेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल का कभी हाई नहीं होता, वो तो नॉन मेटल का होता है। तो आंसर क्या दोगे, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके ठीक, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, नेक्स्ट पेज। ओके क्वेश्चन नंबर 9, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 बनाए थे ना ये हम लोग, ये सब क्वेश्चन सब बनाया हुआ हम लोग का। BeCl2 का डायपोल मोमेंट तो पता है, Be का स्ट्रक्चर ऐसा होता है BeCl2 का, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इसका बॉन्ड डायपोल और इसका बॉन्ड डायपोल दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इसलिए जब नेट डायपोल मोमेंट इसका निकलता है तो वो निकलता है कितना, 0। हम लोग को पता है जिसका भी लीनियर शेप में अगर ऐसा आ गया, लीनियर शेप है ना, लीनियर में है, तो वो डायपोल मोमेंट 0 कर ही देगा वो। तो इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। हम लोग बना भी चुके हैं ये सब क्वेश्चन, है ना। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। बहुत इसी क्वेश्चन है, बहुत बना है ये सब क्वेश्चन। प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब क्या, जिसमें 3 कार्बन है, ठीक, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, बना दिए ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, इसके साथ कितना हो जाएगा, H H H 3। इसके साथ कितना हो जाएगा, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4 हो चुका है उसका बॉन्ड। इसके साथ कितना होगा, H 1 होगा। अब गिनो सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा। पाई कितना है, 1 2 2 पाई, 6 और 2, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। डन, बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट पेज, कौन सा क्वेश्चन था, 9 10 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5 इज, BRF5 वेस्पर सिद्धांत के अनुसार BRF5 की ज्यामिति क्या होगी। बहुत बना है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, प्रसंकरण का क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन का। देखो निकालते हैं, कोई बात नहीं, आराम से निकलेगा। सबसे पहले देखो क्या है, BR के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस ऑर्बिट ऑफ ब्रोमीन 7, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका लास्ट कक्षा में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 हो गया। अब 7 में से देखो, 7 में से बॉन्ड कितना बना दिया, जो बॉन्ड बनाया दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो 5 बना रहा है बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर हो गया 5। तो 7 में से 5 अगर घटा देते हैं तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, एक जोड़ा, जिसको लोन पेयर बोलते हैं हम लोग। तो लोन पेयर कितना हो गया, 1, ठीक। टोटल मिला के हो गया 6। और जब 6 आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का योग, तो हम लोग को पता है इसका प्रसंकरण होता है sp3d2, sp3d2 ये होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, याद है ना। देखो कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं हम यहीं पे। कौन सा कलर ले, ब्लैक ही लेते हैं, चलो। देखो कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, इस टाइप से बनाते हैं। जो केंद्र परमाणु है Br उसको लिए बीच में, और उसके बाद एक क्रॉस करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, ये क्रॉस। फिर इसको जोड़ देते हैं चारों को, चलो मिला दिए। फिर एक पॉइंट यहाँ लेना है, एक पॉइंट अल्टरनेट पे लेना है। फिर इसको बाहर के चारों से मिला देना है, चलो मिला दिए। इसको भी बाहर के चारों से मिला देना है, मिला दिए, हो गया काम, ऑक्टाहेड्रल बन चुका है। अब इसके साथ फ्लोरीन 5 है, 5 है तो देखो कहाँ कहाँ होगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, और एक जो जगह बच गया ना, यहाँ हो गया लोन पेयर। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा, अगर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक। लेकिन इस लोन पेयर के वजह से इसका अगर हम लोग शेप बोलते हैं तो शेप इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर, और ऊपर से बना एक पिरामिड जिसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल वर्ग, है ना, पिरामिड कहते हैं इसको हम लोग। तो अब ऑप्शन चेक करो, देखो क्या दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन वही है ना, वर्ग पिरामिड। तो इसका आंसर क्या हो गया, वर्ग पिरामिड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो P का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 5 का पांचों बॉन्ड बना चुका है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 5। बचा हुआ कुछ भी नहीं है, मतलब लोन पेयर 0, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5, और 5 का प्रसंकरण क्या होता है, sp3d, हो गया 5, sp3d, ऑप्शन बी।
मिस नहीं करना है ये सब क्वेश्चन, है ना, ये सब क्वेश्चन मिस नहीं करना, और ये सब क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, एकदम देख के जाना है, सब क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है। देखो नेक्स्ट 13 नंबर। अच्छा, ये गैसेस लॉ का क्वेश्चन है, ये चैप्टर तुम लोग का हट चुका है, इसको नहीं करना है, छोड़ देते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, ये चैप्टर हट गया तुम लोग का, इस बार नहीं है सिलेबस में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान था, बिना पढ़े भी बता सकते हो। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस्ड, ये भी उसी चैप्टर का है, हट गया है ये सिलेबस से, इसको भी नहीं करना है। गैसेस स्टेट से था ये सवाल सब, स्टेट्स ऑफ मैटर से, वो चैप्टर अब नहीं पढ़ना है तुम लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन। द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टैंडर्ड स्टेट्स में इंथैल्पी कितना होता है, तो ये याद रखना, इट ऑलवेज 0, ठीक है, इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कितना होगा, हमेशा 0 होगा, भूलना नहीं। चलो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देखो ये सवाल आ गया अब तुम्हारा बनाने वाला, बनाना पड़ेगा इसको। क्या कह रहा है, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 46 किलो जूल पर मोल, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज कितना होगा, ये सवाल है ना, ये है तुम्हारा सवाल। हिंदी में देखो इसको, हिंदी में कह रहा है क्या, अमोनिया का विरचन इंथैल्पी -46.0 किलो जूल प्रति मोल है। तो एक समीकरण यहाँ रिएक्शन दे दिया है कि NH3 टूट करके N2 और 3H2 में बदल रहा है, तो अभिक्रिया की इंथैल्पी, है ना, परिवर्तन कितना होगा, ये तुमको निकाल के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, अभिक्रिया की इंथैल्पी को निकाल के दिखाना है। देखो कैसे बनाओगे इसको, समझो यहाँ पे बात। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनने का इंथैल्पी दे दिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया कैसे बनता है, N2 + H2 रिएक्शन करेगा, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, रिवर्स रिएक्शन है, तब बनेगा अमोनिया, ठीक। और ये जब बनता है तो उस समय इंथैल्पी में परिवर्तन कितना है, दे दिया -46 किलो जूल, इतना ऊर्जा इससे उत्सर्जित होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो बैलेंस करेंगे तो हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है, ध्यान से समझो, 2 लगाना पड़ता है। ये जो दिया हुआ देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी देता है ना, तो बेटा याद रखना वो हमेशा 1 मोल का देता है, 1 मोल का, यानी 1 मोल इसको बनाने के लिए हम लोगों को इतना एनर्जी, है ना, 1 मोल अगर ये बनता है तो इतना एनर्जी उत्सर्जित होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, अब यहाँ पर इस रिएक्शन का पूछ दिया है, तो यहाँ रिएक्शन को जो बैलेंस किया गया, तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर 1 नहीं 2 अणु दिख रहा है, 2 अणु, यानी यहाँ पे 2 लगाना पड़ गया। तो जब 2 अणु को हम लोग बनाएंगे अमोनिया को, तो ऊर्जा भी उत्सर्जित क्या होगा, डबल होगा। तो जो -46 किलो जूल हो रहा था, अब वो -46 नहीं बल्कि इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना हो गया, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, इतना किलो जूल एनर्जी उससे उत्सर्जित होगा, इतना -92। तो अब यहाँ पे समीकरण को देखो, ये समीकरण जो है ना, इसी का रिवर्स है, इसी का रिवर्स है ना, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 लग जाएगा, इसका उल्टा है। तो उल्टा जब होगा ना, तो अगर ये है ना, अगर ये हम लोग इस तरह से देखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, इसके बनाने की इंथैल्पी देख रहे हैं, तो वो आ रहा -92 किलो जूल। तो अगर इसका उल्टा जाएंगे ना, तो वो -92 नहीं, वो हो जाएगा +92, वो हो जाएगा कितना, +92। अब ये उल्टा मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ के इतना में बदला जा रहा है, तो उस समय ये ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, हीट इसमें देना पड़ेगा, तब ये टूटेगा। तो इसलिए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +92 किलो जूल। यहाँ देखो ऑप्शन में माइनस भी दिया हुआ है, कंफ्यूज होकर माइनस में नहीं लगाना है आंसर, क्या हो जाएगा, +92 किलो जूल, ठीक है। ये इंटरनेट से हम डाउनलोड किए थे, ये जो भी मारा है सही आंसर बनाया है, वो टिक लगा हुआ था उसका। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया +92 किलो जूल। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर पलट के देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके बैक करके देख लेना फिर से एक बार, है ना, रिकॉर्डेड में फ़ायदा है, कर सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट है, अ रिएक्शन A + B C + D + Q इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी, ये रिएक्शन कैसा है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, ये रिएक्शन लो पे हो सकता है। नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, लो पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये कह रहा है सवाल, ठीक है। देखो इसको समझो, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो वही कर पाओगे इसको, लेकिन हम समझा देते हैं अभी, वो भी बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया है, A + B से बन रहा है C + D और साथ में हीट निकल रहा है इससे Q, हीट निकल रहा है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी क्या हुआ, जिसमें डेल्टा एच जो होगा वो होगा नेगेटिव, हीट इससे उत्सर्जित हो रहा है, यानी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, के लिए इंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। इंट्रोपी परिवर्तन मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस, डेल्टा एस कह रहा है क्या है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब ये रिएक्शन कह रहा है कि कब हो सकता है, कब संभव है ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ताप जब बहुत हाई होगा, ताप जब लो होगा, ठीक है, निम्न ताप पर नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है किसी भी ताप पे हो सकता है। देखो बेटा, इसको कैसे बनाओगे, इन रिएक्शंस होगा या नहीं होगा उसको बताया जाता है एक समीकरण से, जिसको डेल्टा जी से सूचित करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हो गया यहाँ पर तुम्हारा गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। और समीकरण में क्या होता है ना, अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है आता है तभी वो अभिक्रिया संभव है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन हो सकता है, और पॉजिटिव है तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोग को यहाँ देखना होगा नेगेटिव कब आएगा डेल्टा जी का मान। अब वो कैसे समझेंगे, देखो अब यहाँ साफ साफ क्या कह रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा, ये वाला क्या है डेल्टा एच, ये नेगेटिव है, ठीक। और डेल्टा एस कह रहा पॉजिटिव है, यानी ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो यहाँ जब नेगेटिव है और यहाँ भी अब नेगेटिव ही रह गया, तो यहाँ पर इसका कोई भी मान हो और इसका भी कोई भी मान हो, डेल्टा जी जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा हम लोगों का नेगेटिव ही आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो टेम्परेचर को कुछ भी ले लो, कम लो ज्यादा लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन संभव है, किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन संभव है। तो हम लोग का आंसर क्या देंगे, किसी भी ताप पर, ठीक है, किसी भी ताप पर, ऑप्शन नंबर डी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा इसका ऑप्शन, भूलना नहीं इसको। हाँ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो, फॉर द रिएक्शन, अब देखो ये फटाफट बनेगा सब क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे दिया है, केपी क्या होगा पूछा गया है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन जब रिवर्स नेचर का होता है, इक्विलिब्रियम पर जब वो रहता है तो उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग केसी से या केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखना, केपी तभी होता है जो गैस अवस्था में हो, गैस वाले के लिए ही केपी होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते हैं तो वो के इक्वल टू होता है उत्पाद का सांद्रता ऊपर बटे अभिकारक का सांद्रता। तो उत्पाद कौन है यहाँ पे, देखो CaO है, और दूसरा कौन है CO2 है, और नीचे कौन है अभिकारक CaCO3 है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कब है, ये जब Kc निकालेंगे तब, जब Kp निकालेंगे उस समय ध्यान रखना कि जो गैस होगा सिर्फ उसी को लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो गैस को ही सिर्फ अगर लेना है तो ये तो गया, ये भी गया काम से, बचा कौन, सिर्फ ये। तो Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यही बच रहा है ना, यही बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब Kp का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा याद रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा, सिर्फ CO2, सिर्फ इसके प्रेशर पर डिपेंड करेगा। इसलिए आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। और अगर यही Kc होता ना तो हम लोग सबको लेके चलते हैं, ठीक है, भूलना नहीं इसको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18 के बाद 19 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या, देखो द कंजुगेट एसिड, देखो कंजुगेट एसिड बेस से भी क्वेश्चंस मिलेगा। कंजुगेट एसिड बेस किसको बोलते हैं पहले वो समझो, NH3 का, ठीक है, संयुग्मित अम्ल है। देखो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है। एसिड, सबसे पहले चीज ध्यान रखो, एसिड हम लोग किसको कहते हैं, जो H+ देने का क्षमता रखे, जो H+ देने का क्षमता रखे वो होता है एसिड, सबसे पहले ये याद रखना, ठीक। और जो H+ लेने का क्षमता रखे वो होता है बेस, जो H+ देगा वो एसिड है ना, जो H+ क्या करेगा, देगा वो एसिड, और जो H+ ग्रहण करेगा है ना, लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस, ठीक। अब इसी से हम लोग इस कॉन्जुगेट एसिड बेस का सारा क्वेश्चंस बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो जब कोई एसिड, ध्यान रखना एक चीज क्या बता रहे हैं कि जब कोई एसिड होता है, ठीक है, और वो एसिड जब H+ दे देता है ना तब वो बेस बन जाता है, तब वो क्या बन जाता है, ये बेस बन जाता है। और जो ये बेस बनता है उस बेस को कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। जब एसिड क्या करता है H+ एक छोड़ देता है ना, तब जो वो बना उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस,
और अगर कोई बेस है तो वो क्या किया, H प्लस लिया, तो जब H प्लस लेगा ना तब वो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। अब कैसे आंसर सॉल्व करोगे इसका वो समझो पहले। अब कह रहा है क्या, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ध्यान से समझो, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। इसका मतलब कि ये बेस है। अगर पूछ रहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका मतलब अभी ये बेस है, और ये बेस अगर है तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस लेगा। तो जब H प्लस लिया तो लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी NH3 था, एक H प्लस लिया तो बन गया NH4 प्लस। तो NH4 प्लस जो बनाना, अब ये एसिड बेस से क्या बन गया, अब ये एसिड बन गया। और इस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया, NH4 प्लस हो गया। समझे बात। जब किसी का कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा ना, देखो सिंपल सा ट्रिक बता रहे, किसी का कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा क्या है, एक H प्लस जोड़ देना, और जब कॉन्जुगेट बेस पूछेगा ना तब एक H प्लस हटा देना। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस जोड़ देना, कॉन्जुगेट बेस में H प्लस हटा देना, काम तमाम। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देख रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। बहुत बनाए हैं ये हम लोग, लुईस एसिड, लुईस बेस का क्वेश्चन है ना। ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, एसिड कौन है, ये है BF3। बहुत बार देखे थे हम लोग क्वेश्चन हम लोग। चलो बढ़ते हैं आगे, फाइल टू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द pH ऑफ 10 पे पावर माइनस 10 m NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। देखो एक कह रहा है क्या, हिंदी भी देखो, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पे पावर माइनस 10 m, सांद्रता कितना है, 10 पे पावर माइनस 10 m, किसका, NaOH विलयन का pH मान लगभग है कितने के बराबर होगा, लगभग। ठीक है, pH मान लगभग कितने के बराबर होगा, ये है सवाल इसका। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये मारा है आंसर 3 में 4, जो कि गलत मारा है, ये गलत आंसर है। आंसर होगा इसका 7। कितना होगा, 7 होगा। कैसे होगा, उसके लिए इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको बनाते हैं, ध्यान से समझो, थोड़ा लंबा है ये, बट बना देते हैं इसको। बट क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो याद रखना, आंसर मार देना, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना बना के। अगर आ जाता है सेम क्वेश्चन तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, NaOH है, सवाल को समझो, NaOH है। NaOH जब पानी में डालेंगे तो ये विघटित होकर बनेगा Na प्लस और OH माइनस बनेगा। ठीक, देखो ध्यान से, ये बनेगा। यहाँ पे अब कह रहा है क्या कि OH माइनस का जो सांद्रता है वो कितना है, 10 पे पावर, देखो दे दिया ना, 10 पे पावर माइनस 10 m, 10 पे पावर माइनस 10 m है ये सांद्रता इसका। ठीक, ले लिया। दूसरी बात, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका सांद्रता इतना ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वाटर जो होता है, पानी क्या हुआ, HOH, पानी में ही ये क्षार गुण को दर्शाता है अपना। तो पानी में भी क्या होता है कि जब H2O विघटित होता है तो इससे बनता है H प्लस और OH माइनस बनता है। ठीक, और हम लोग को ये पता है कि इसमें H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस जो है दोनों का सांद्रता, एक को ही लेते हैं हमको जिसका जरूरत है, OH माइनस, इसका जो सांद्रता होता है, ये सांद्रता होता है 10 पे पावर माइनस 7 m के बराबर होता है, 10 पे पावर माइनस 7। ठीक, 10 पे पावर माइनस 7। तो अब यहाँ पर देखो NaOH का जल विलयन जो लिए तो टोटल सांद्रता कितना हो गया, तो टोटल सांद्रता यहाँ कितना हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो ओवरऑल टोटल सांद्रता OH माइनस का जो है ना वो हो जाएगा कितना, 10 पे पावर माइनस 10 प्लस 10 पे पावर माइनस 7। तो निकाल लो इसको, देखो निकालते हैं इसको, कितना आ गया ये, तो ये आ गया 10 पे पावर माइनस 7, हम कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन लेके निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा कितना, 10 पे पावर माइनस 3 बचेगा, प्लस इधर 1 बचेगा, कितना हो गया देखो 10 पे पावर माइनस 7, इसको लिख सकते हैं 0.001 प्लस ये 1 हो गया। ठीक, तो कितना आ गया ये आ गया कितना, देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1.001 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग लगभग 10 पे पावर माइनस 7 भी कह सकते हैं, लगभग में ही पूछा गया है, एग्जैक्ट नहीं कहा गया है, हम कह सकते हैं। अब इससे क्या करते हैं ना, OH निकल गया, OH माइनस का सांद्रता कितना आ गया, इतना आ गया यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर POH जब निकालेंगे तो POH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का सांद्रता, तो ये कितना हो गया, तो माइनस 10 पे पावर माइनस 7 हो गया।
-10⁻⁷ हो गया, ठीक है। और पता है हम लोगों को लॉग में जब क्या होता है, इसको यहाँ पे एक बार पूरा लिख देते हैं एक बार, -log 10⁻⁷ हो गया, तो ये क्या होगा, ये आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस यहाँ हो गया +7, कितना आ गया, POH का मान +7 आ गया। अब देखो हम लोग को एक चीज पता है कि PH प्लस POH का मान होता है 14, तो बेटा अब अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, 7 ही होगा ना, तो इसका भी PH का मान कितना हो जाएगा, 14 - 7, यानी कितना हो गया, 7। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा तुम्हारा 7, ये होगा, ठीक है। ये मारा है, जो भी गलत मारा है ये आंसर नहीं होगा। चलो, तो अगर तुमको ये दिक्कत है तो हम इसको अच्छा छोटा कर देते हैं ताकि तुमको स्क्रीनशॉट लेकर के समझने में आसानी होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, जूम करके देख लेना एक बार। चलो, तब अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सवाल पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3- आयन इज, निकाल लेंगे, आता है निकालना, बहुत बना है ऐसा क्वेश्चन। जिसका निकालना है उसको हम लोग x मानेंगे, और O का कितना होता है, O का होता है -2 गुना कितना है 3 इक्वल टू चार्ज कितना है, माइनस है -1, हो गया सवाल। तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 6, तो कितना आ गया, +5। चलो बन गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है, हिंदी में देख लो, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अब ऑप्शन क्या क्या दिया उसको देखो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है, तो यहीं से तो मिल गया, आगे देखने का क्या जरूरत है, ठीक है, कुछ नहीं देखना है, आंसर मिल गया तो हो गया काम। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो अब यहाँ एक रिएक्शन कह रहा है कि इन द रिएक्शन CuO + H2, इससे बन रहा है Cu + H2O, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये पूछा गया है, ठीक है, ऑक्सीकारक कौन है इसमें से ये पूछा गया है। देखो हिंदी में भी देख लो, अभिक्रिया Cu + H2, Cu + H2O बन रहा है, में ऑक्सीकारक कौन है, ठीक, ऑक्सीकारक, देखो एक चीज याद रखना, ऑक्सीकारक हुआ कौन, ऑक्सीकरण को करने वाला। तो याद रखना कि बहुत बार हम डिस्कस किए थे, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे कि ऑक्सीडेशन जो होगा है ना, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक। तो यहाँ कौन पूछा है, यहाँ पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीकारक कौन है। तो यहाँ चेक करो कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पे वो चेक करेंगे, बस वही होगा हम लोग का आंसर। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, मूल अवस्था में 0, ठीक, कॉपर ऑक्साइड में इसका -2, इसका हो गया ऑक्सीकरण संख्या +2, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो इससे क्या हो गया, मूल अवस्था में आ गया 0। तो ध्यान से देखो एक चीज कि कॉपर का क्या हुआ, -+2 से 0 हो गया, घट गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुआ यहाँ पर, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा अपचायक। तो अपचायक कौन हो गया, सॉरी ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक कौन हो गया, CuO, आंसर क्या देंगे, CuO, समझ गए। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो उस आधार पे हम लोग इसका आंसर को बताएंगे, भूलना नहीं इसको, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाँ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो कितना आसान सवाल है ये, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो याद ही है 104.5, एकदम बिल्कुल सही है ये, ठीक 104.5, बहुत बनाए थे ये सब क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट देखो, all the S block elements in the periodic tables are placed in, periodic table are placed in किस में रखा गया है, तो S ब्लॉक किस में रखा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मालूम है हम लोग को, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना, 1 और 2 में S ब्लॉक है, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक जो आता है वो बीच में D ब्लॉक है, और उसके बाद फिर 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक है, और F ब्लॉक जो है, F ब्लॉक को भी क्या रखा गया है, नीचे रखा गया, लेकिन सारा का सारा ग्रुप 3 में पाया जाता है ना। चलो हो गया ये,
27 कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर पे। ये भी तुम लोग का सिलेबस से हट गया है, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। यस ब्लॉक का एलिमेंट का था, ये हट चुका है ये सिलेबस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एलॉय, ये भी हट चुका है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। बट आसान है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा है, तो बॉक्साइड अयस्क होता है, सब जानते हैं हम लोग, ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछेगा तुम लोग का, क्योंकि हट चुका है सिलेबस से ये भी तुम्हारा। हाँ चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया, क्या है? देखो क्या है ये, पहले वो समझो। हमको लगता है सब बना लोगे आराम से ये सब क्वेश्चन। क्या CH3 CH2 CO CH2 CH3 क्या है? कीटोन है। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे होता है CH3 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया देखो, 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ गया देखो, 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, फिर AN लगाना है पेंटेन, और 3 पर है तो 3 पर ONE हो गया, पेंटेन 3 ऑन। देखो ऑप्शन कहाँ पे, पेंटेन 3 ऑन। चलो डन, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। आईयूपीएसी नेम इसका फिर पूछा गया, देखो ये अल्कोहल है, बहुत आसान सवाल है ये भी। नहीं आईयूपीएसी नेम नहीं पूछा। द पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर इसका क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। स्थिति समावेता, हिंदी में कहते हैं उसको स्थिति समावेता। इसका स्थिति समावेता क्या होगा? तो देखो स्थिति समावेता में क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है ना, इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ जैसे ये 1 नंबर पर है ना, तो ये 1 नंबर से उठ के 2 नंबर में आ जाएगा यहाँ पे, तब ये स्थिति समावेता कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। सब बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, पीछे हम लोग सब बना चुके हैं सब क्वेश्चन। आगे देखो क्या कह रहा है, ये क्या चीज़ है पूछ रहा है। तो 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ही होगा डेफिनेटली, और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन है तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, डेफिनेटली यही होगा आंसर। बेंजाइल तो है नहीं, देख रहे हैं हम लोग को, फिनाइल है नहीं, फिनाइल वगैरह क्या था, रिंग होता है, क्या है, प्रोपाइल है। अच्छा वाला सवाल है ये सब, गलत नहीं कर लेना बेटा, सब आ गया तो ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? देखो माइनस मार के आ गया वो लड़का, गलत है। हमारे पता है ना, माइनस चार्ज अगर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा यहाँ साफ साफ दिख रहा है Cl+, जब प्लस दिख रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल यही है, ठीक है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Cl+, ये होगा, है ना। 34 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये सब सवाल भी बहुत बनाए हैं हम लोग। और कार्बोकेटाइन में पता है ना हम लोग को, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा, फिर होता है 2 डिग्री और सबसे कम होता है 1 डिग्री, ठीक। अब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो इसमें देखो 3 डिग्री कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C के साथ प्लस चार्ज है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो C के साथ प्लस चार्ज है, तीनों तरफ कार्बन है, ये 3 डिग्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। ऐसे बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ C के साथ यहाँ प्लस चार्ज है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री हो गया। और इसमें देखो C के साथ 1 हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा, बी, है ना। आंसर सेकंड होगा 2। चलो 34 नंबर हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ है हम लोग का, पीछे का वीडियो देख लोगे ना तो ये सब क्वेश्चन फटाफट बनेगा। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, दिख तो रहा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 3 नंबर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इसी में अगर रिंग रहता तब बेंजीन होता है ना, ये रिंग नहीं है तो बेंजीन नहीं है ये, है ना। कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में बेंजीन भी लिखा है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्या कह रहा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस, बहुत बना ही सब क्वेश्चन हम लोग को बहुत मिला था। इसका ओजोनोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, क्या है, पेंट टू इन। देखो सबसे पहले क्या बताया था इसका ट्रिक, फिर से सुना देखो, 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन लिए, पेंट था, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद H जो दिखाना है आप सब जगह H दिखा दो, तो इसके साथ कितना हो जाएगा, 3H, इसके साथ 1H, इसके साथ 1H, इसके साथ 2H, इसके साथ 3H। अब क्या बताए थे, जब भी ओजोनोलाइसिस का सवाल होगा तो ओजोनोलाइसिस में क्या होगा ना, बॉन्ड टूटेगा कौन सा, यहाँ से तोड़ देना,
यहाँ से तोड़ देना, ठीक। और तोड़ने के बाद क्या बोले थे, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना, बस ऐसे याद रखना, कुछ नहीं दिमाग लगाना। ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताएं, इससे याद रख लेना ये। तो ये टूटा, इधर का पोर्शन अलग, तो इधर क्या बना, देखो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन और ये साथ में OH है, तो एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल। और इधर क्या हो गया, देखो यहाँ भी कार्बन के साथ H है और साथ में C डबल बॉन्ड O है, ये भी एल्डिहाइड है, एक दो तीन कार्बन, जिसको कहते हैं प्रोपेनॉल। तो एक प्रोपेनॉल बना और एक इथेनॉल बना, इसमें से ऑप्शन चूज कर लो, क्या है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर 1, डन। भूलना नहीं, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, ऐसे अपनाना। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तोड़ देना, दोनों के साथ वो जोड़ देना, देख लेना क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन, ये दो में से कुछ बनेगा, जो बनेगा उसका नाम देख करके अपना एमसीक्यू में चेक कर लेना ऑप्शन नंबर कितना पे है वो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो अगला क्वेश्चन 37। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये किससे बनेगा, ये भी बहुत बार पढ़ा बनाया है ना, एमसीक्यू हम लोग जो पीछे पढ़े हैं सब में मिला था ये, किससे मिलेगा ये, हीटिंग दिस विथ सोडा लाइम, बिल्कुल नहीं, सोडा लाइम से जो बनता है ना हीट करने पे एसिड, उससे अल्केन बनता है, क्या बनता है, इससे अल्केन बनता है, ठीक, अल्किन यहाँ बना हुआ है। अब कह रहा है हीटिंग दिस विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक, हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे, CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, और यही इसका सही आंसर है। ऐसा करने पर यहाँ बीटा विलोपन अभिक्रिया होता है। बीटा विलोपन में क्या होता है बेटा, कि यहाँ से OH हटता है और यहाँ से एक H हटता है, यहाँ से एक H हटता है, यहाँ से एक OH हटता है, बीटा विलोपन। और वो भी कैसा है ना, कैसा विलोपन हुआ, तो तीन तरह का विलोपन, अल्फा बीटा गामा होता है, ये बीटा विलोपन है। तो जब यहाँ से OH हटा और यहाँ से H हटेगा ना, तब ऐसी स्थिति में यहाँ 2 बचेगा और तब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो आंसर हम लोग को क्या देंगे, बाय हीटिंग, है ना, दिस अल्कोहल विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म करना, ठीक है। लगभग टेम्परेचर कितना होता है, 334 केल्विन, 334 केल्विन पे हीट करना पड़ता है, तब बनता है ये जाके। चलो तो ये हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा, देखो द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, कौन सा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, पीछे ये हम तुम लोग को पीछे भी डिस्कस किए हैं ये सब, ऑर्थो पारा मेटा कैसे पहचानते हैं, है ना, बना चुके हैं सारा हम लोग। जैसे क्या है, CHO एल्डिहाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, एसिड हो गया, ये सब का सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा पे जाके जोड़ेगा ये, है ना। और OH जो होता है ये ऑर्थो पारा है। तो एक दो इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना तुम लोग, है ना, उसी में से ऑर्थोपारा का, एक ऑर्थोपारा का कौन है, अल्काइल ग्रुप है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, भूलना नहीं। उसके बाद जो हेलोजन वगैरह जुड़ा रहा है तो ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, भूलना नहीं। NH2 अगर है तो ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, भूलना नहीं, ठीक। बाकी एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, कीटोन हो गया, वो सब मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये कुछ ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, सवाल उठा के देगा तो इसी में से ही देगा, इससे बाहर नहीं देगा। चलो बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर पे, 39 इसी में क्या, 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर्स इन द अपर। चलो ये क्वेश्चंस भी आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पूछेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल से है ये सवाल, इन्वायरमेंटल चैप्टर हट चुका है तुम लोग का, उससे नहीं पूछेगा। लेकिन देखो यहाँ सिंपल सा सवाल पूछा है कि ओजोन के लेयर को कौन सा गैस प्रवाहित करता है, कौन सा गैस प्रवाहित, है ना, करता है, तो फ्रियॉन्स होता है वो, समझे, फ्रियॉन जो CFC के नाम से भी जाना जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत अधिक प्रभावित करता है ओजोन के लेयर को, ओजोन का लेयर को ये क्षति पहुंचा रहा है ये गैस। खैर छोड़ो, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, अगर याद रहे तो रखना, नहीं तो अभी भूल सकते हो थोड़ा दिन के लिए, 12th में याद रखना होगा, 12th पढ़ना है हम लोग को, फ्रियॉन्स, क्लास 12th में फ्रियॉन्स हम लोग पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है, ग्रीन हाउस से पूछा गया है कि बिसाइड CO2 CR2 को छोड़ करके ग्रीन हाउस गैस बाकी कौन सा है। तो बेटा ये इसमें से देखो क्या क्या दिया, N2 दिया है, O2 दिया, आर्गन दिया और मीथेन दिया, तो मीथेन होता है वो। हाँ लेकिन चलो ये भी सवाल तुम्हारा नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा एग्जाम में, ये ना काट देते हैं इसको। तो यही था 2023 का आया हुआ सारा क्वेश्चंस, ठीक है, तो लगता है समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, छोटा वीडियो रहेगा, जिसको जिस ईयर का देखना हो वो अपना देख करके कर सकते हो, ठीक है। हम एक सेकंड पार्ट इसका बना देते हैं, दूसरा वीडियो, है ना, जिसमें हम
ये 23 की हैं, 2024 को हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ये वाला 2023 का सवाल था, ये सब क्वेश्चंस कर लेना। और प्रीवियस ईयर बेटा जरूर करके जाना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना, चारों साल का प्रीवियस ईयर कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ तक इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, और इसके बाद वाला जो प्रीवियस ईयर है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डाल रहे हैं। ओके, चलो गुड बाय।